हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड, आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। एक वीडियो कंप्लीट किए हैं हम, जो कि भी जैसे तत्काल में उत्तराखंड पीसीएस का भी एग्ज़ाम है, बिहार पीसीएस भी है, 67th प्री और एमपी पीसीएस का भी एग्ज़ाम है। तो जो महत्वपूर्ण टॉपिक की एक सीरीज़ है, जो श्रृंखला है, उसके तहत आज ये दूसरा वीडियो हम लेकर आए हैं। पहला वीडियो हमने देखा था गवर्नर जनरल वायसराय, उससे संबंधित वीडियो था और उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग वो वाला वीडियो अच्छे से देख लिए होंगे। और अगर देख लिए हैं तो वहाँ से एक भी प्रश्न, चाहे जैसे भी पूछा जाएगा, एक भी प्रश्न छूटेगा नहीं आपसे। ये दूसरा वीडियो है और 1857 की क्रांति पे आधारित है, जहाँ से प्रश्न आने के चांस होते हैं कि यहाँ पे नेतृत्व किसने किया, फिर किसने दबाया, विद्रोह को किसने दबाया, है ना। इस तरीके से प्रश्न होते हैं, कारण क्या थे, इसके परिणाम क्या हुए। इसी में कंपनी की शासन व्यवस्था और महारानी के शासन व्यवस्था के बारे में भी जानते हैं। महारानी के घोषणा पत्र को किसने पढ़ा, कब पढ़ा और कहाँ पढ़ा, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। हालांकि हमने ये पिछली वीडियो में बता रखा है, ठीक है। इसके साथ ये भी पूछा जाता है कि कब शुरुआत हुई है। बिहार पीसीएस का भी एग्ज़ाम है, स्पेशल में पूछा जाता है। तो बिहार में भी 1857 में क्या क्या हुआ था, क्या क्या उसकी प्रक्रिया रही है, कौन कौन सा क्षेत्र प्रभावित रहा है, उसको भी इसी वीडियो में हम शामिल किए हैं। तो वीडियो इम्पोर्टेंट है। जो भी प्रश्न होंगे, जैसे भी होंगे, वो आपके प्रश्न छूटेगा नहीं एक भी यहाँ से, अगर आप अच्छे से देख लेंगे। और इसकी पीडीएफ हम आपको बता दें तो इसकी पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करा देंगे ग्रुप में, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे हम वीडियो की मंगल पांडे से, क्योंकि मुख्य नेता तो यही रहे। शुरुआत तो इनसे ही हुई थी, तो इसलिए शुरुआत हम कुछ यहाँ से ही करेंगे अभी। 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे नाम के एक सैनिक हैं, इन्होंने बैरकपुर छावनी में अपने अफसरों के खिलाफ ही विद्रोह कर दिया था। कब? 29 मार्च 1857 को। ध्यान रखना, ब्रिटिश सैन्य अधिकारियों ने इस सैनिक विद्रोह को सरलता से नियंत्रित कर लिया और साथ ही उसकी बटालियन, जो 34वीं नेटिव इन्फेंट्री थी, इसी के सिपाही थे, उसे भंग कर दिया गया। उसके अलावा 24 अप्रैल को 3 LC परेड मेरठ में, इसके बाद मेरठ से ही शुरुआत होती है ना, 10 मई 1857 को 90 घुड़सवारों में से 85 सैनिकों ने क्या किया, नए कारतूस लेने से इनकार कर दिया। आगे की अवहेलना करने के कारण 85 घुड़सवारों को कोर्ट मार्शल द्वारा 5 वर्ष का कारावास दिया गया। खुला विद्रोह 10 मई, दिन है रविवार, समय है 5-6 बजे का, ठीक है। इसी समय इसकी शुरुआत होती। पैदल टुकड़ी 20 NI नेटिव इन्फेंट्री 20 में विद्रोह की शुरुआत हुई और उसके बाद 3 LC में भी विद्रोह फैल गया। इन विद्रोहियों ने अपने अधिकारियों के ऊपर गोलियां चलाई। मंगल पांडे ने हेयरसे, नाम याद रखना, किसको गोली मारी थी उन्होंने, तो हेयरसे को गोली मारी थी, जबकि अफसर बाग की हत्या कर दी थी भाई, याद रखना। मंगल पांडे को 8 अप्रैल को फांसी भी दे दी गई, ये भी याद रखना है। 9 मई को मेरठ में 85 सैनिकों ने राइफल इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया, जिनको 9 साल जेल की सजा सुनाई गई थी। क्योंकि शुरुआत इनसे ही होती है, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक हैं, सिपाही हैं ये, ठीक है। इसलिए इतना जानना जरूरी था, किन पर गोली चलाई, किन को मारा इन्होंने। तो जिनको मारा अफसर बाग थे और जिस पे गोली चलाई वो हेयरसे थे। 1857 का विद्रोह, कारण और उसका परिणाम देखेंगे भाई, ठीक है। पृष्ठभूमि के रूप में इतना जानना है कि इसकी पृष्ठभूमि में क्या था। अगर हम इसकी पृष्ठभूमि की बात करें
तो इसकी पृष्ठभूमि में था कि स्थानीय समुदायों को स्वीकार नहीं थे कुछ, जैसे ब्रिटिश सरकार के द्वारा भू राजस्व प्रणाली शुरू की गई, प्रशासनिक ढांचे में परिवर्तन किया गया, तो इन चीज़ों को स्थानीय समुदायों ने स्वीकार नहीं किया। दूसरी चीज़, लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जिसको बोलते हैं, और ये किसके द्वारा शुरू की गई? लॉर्ड डलहौजी, जो कि 1848 से लेकर 1856 तक रहा है। आपको पता होना चाहिए कि भारत का गवर्नर जनरल था, वो भारत का गवर्नर जनरल था। तो प्रश्न आ जाए, इस समय भारत का गवर्नर जनरल मतलब व्यपगत का सिद्धांत जो शुरू हुआ था, तो उसमें उस समय या उस पीरियड में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखना है कि लॉर्ड डलहौजी था, जो इसने व्यपगत का सिद्धांत अपनाया। उसके तहत इसने क्षेत्रों का विलय किया। क्षेत्रों का विलय जो किया, उनके कुछ क्रम हैं। क्रम कैसे हैं भाई? क्रम है सतारा, सबसे पहले सतारा है, जैतपुर, संभलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, करौली। ठीक है, कुछ ऐसे नाम हैं, लेकिन याद ये भी रखना है कि करौली को इसने व्यपगत सिद्धांत के अंतर्गत ले ही लिया था, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, उसने करौली के व्यपगत के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया था। अच्छा, यहीं पर लगे हाथ एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जो अवध का अधिग्रहण किया गया था, अवध का अधिग्रहण किस आधार पर हुआ था? कई बार पूछा गया है प्रश्न में, तो ध्यान रखना कुशासन के आधार पर हुआ था। कुशासन कौन सा था भाई? कुशासन जो था वो सलीमन की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया था, ध्यान रखना है। और जिस समय अवध का विलय किया गया, उस समय अवध का जो रेजिडेंट था उसका नाम था आउट्रम, ध्यान रखना। अवध के विलय का समय है 13 फरवरी 1856। इतनी चीज़ें पता होनी चाहिए। और अवध के जो अंतिम नवाब थे उनका नाम था वाजिद अली शाह। इनके एक पुत्र हैं, नाम है बिरजिश कादिर। ठीक है, इनके पुत्र हैं ये, जो कि उत्तराधिकारी भी थे इनके। इनकी जो रानी हैं उनका नाम क्या था? उनका नाम था बेगम हजरत महल। ठीक है, फिर घरेलू उद्योगों की उपेक्षा की गई। पृष्ठभूमि भाई, इससे क्या होगा कि भाई घरेलू उद्योगों का अगर उपेक्षा की जाएगी तो कारीगर जो हैं, हस्तशिल्पी जो हैं, उन पर बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा कृषि का व्यावसायीकरण किया गया। व्यावसायीकरण का मतलब क्या है कि चाय, कपास, नील पर जोर दिया गया। इससे क्या होगा? इससे किसानों की हालत खराब होगी। इसके अलावा एक कारण क्या है? कारण ये भी है कि सिपाहियों में उत्पन्न रोष था। कैसा रोष था वो रोष था भाई वेतन को लेके, पदोन्नति को लेके, पेंशन को लेके, सेवा शर्तों को लेके। इन सब मामलों में जातिगत भेदभाव था, गोरे काले का भेदभाव था, है ना। तो ये कुछ रहे हैं असंतोष के कारण। बहुत लंबे समय से चल रही थी प्रक्रिया, लेकिन उसमें एक तात्कालिक कारण भी था। तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण ये था भाई कि एक अनफील्ड राइफल लाई गई थी, नई वाली। ठीक है, उसमें कारतूस जो भरना था, वो कारतूस को मुंह से खींच कर भरना था। पहले मुंह से उसको तोड़ना होता था, फिर उसको डालना होता था। लेकिन समस्या यहाँ पे ये नहीं थी उसको तोड़कर डालना था। समस्या यहाँ पे ये थी कि ऐसी अफवाह है, अफवाह फैली, या फिर वो सही में था कि गाय और सूअर की चर्बी मिलाई हुई थी उस कारतूस में, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों को अपना धर्म खतरे में नजर आया, अपना धर्म भ्रष्ट होने का खतरा नजर आने लग गया था। तात्कालिक कारण के रूप में ये है आपका। अगर हम विद्रोह की कार्यप्रणाली की बात कर लें तो कार्यप्रणाली, ध्यान रखना, प्रत्येक चिन्ह क्या था? प्रत्येक चिन्ह जो था क्या था? रोटी और कमल, रोटी और कमल, ये प्रतीक था इसका, ध्यान रखना।
भैया बैरकपुर से मार्च 1857 में इसकी शुरुआत होती है, जब मंगल पांडे 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक हैं, उनके द्वारा जब अपने एक एडजुटेंट की हत्या कर दी जाती है। उसी के साथ इस विद्रोह की शुरुआत तो हो ही जाती है, लेकिन मार्च का समय है, फिर मई में मेरठ में शुरुआत होती है। तो 10 मई 1857 का समय है, शाम का 5-6 बज रहा है। मेरठ में 3री कैवलरी रेजिमेंट के सैनिक हैं, उन लोगों ने बगावत कर दी। अभी हमने ऊपर पढ़ा ही है। इसी के साथ साथ ये भी होता है कि वो सैनिक जो वहाँ पर मेरठ में बगावत किए थे, वो वहाँ से उठते हैं 12 मई, ठीक है, 12 मई 1857 को वो दिल्ली पर आकर अधिकार भी कर लेते हैं और बहादुर शाह जफर को अपना राजा घोषित कर देते हैं। उस समय जो राजा साहब थे बहादुर शाह जफर, जिसको बहादुर शाह द्वितीय भी कहा जाता है, सहरी खा रहे थे, सहरी, ठीक है, सहरी का वक्त था उनका, और गेट पे हलचल मची हुई थी, वही समय था। फिर जबरदस्ती सिपाही अंदर गए और उनको राजा बनाए। वहाँ की बागडोर संभाली बख्त खान नाम के सैनिक ने। बख्त खान जो कि नेता था दिल्ली का। इसी में एक प्रश्न भी आता है कि बागडोर बरेली में किसने संभाली? तो बरेली में खान बहादुर थे। झांसी में कौन थे? रानी लक्ष्मीबाई थी। अवध में कौन थे? बेगम हजरत महल थे। लखनऊ कानपुर में नाना साहब थे। नाना साहब के सेनापति थे तात्या टोपे। उनके एक सलाहकार थे, नाम था अजीमुल्ला खां। नाम याद रखना है, अजीमुल्ला खां, जो कि नाना साहब के सलाहकार हैं। उनको क्रांति दूत भी कहा जाता है, ये बात भी हमें ध्यान रखनी है। जगदीशपुर बिहार, वहाँ के नेता कौन हैं? कुंवर सिंह हैं। असम में भी हैं, असम में भी नेतृत्व किया किसी ने। उनका नाम क्या था? नाम था मनीराम दत्त नाम था। असम में मनीराम दत्त नाम था और मनीराम दत्त ने कंद पेशवर सिंह को अपना राजा घोषित कर दिया था। फिर बात होती कि फैजाबाद में कौन था भाई? फैजाबाद में, तो फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला थे। मौलवी अहमदुल्ला जो थे वो यहाँ के नहीं थे, बासिंदे यहाँ के नहीं थे। वो जन्म तो उनका हुआ था तमिलनाडु में, अरकाट के रहने वाले थे वो, ठीक है। अंग्रेज वो उनको कई बार, जैसे उनको कभी अंग्रेजों ने देखा नहीं था, कहा जाता है ऐसा इतिहास में कि मौलवी अहमदुल्ला को देखा नहीं गया था। लेकिन हाँ, सुना गया था कि एक व्यक्ति है जो घोड़े पे चलता है और चलते हुए वो लोगों को बताता है, समझाता है, उपदेश देता है, ऐसे ही बातें बताता रहता है वो। तो मौलवी अहमदुल्ला थे, जिनके बारे में अंग्रेजों ने लास्ट टाइम पे बोला भी था कि यह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण दृढ़ संकल्प वाला व्यक्ति है और विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक भी है। ये पॉइंट हमें याद रखना, ये कथन हमें याद रखना किसके बारे में कहा गया था। अब हम अगर विद्रोह के कारण की बात करेंगे तो उसमें बहुत सारे कारण हैं, ठीक है। कारण बहुत सारे हैं भाई। राजनीतिक कारण है, अंग्रेजों की विस्तारवादी नीति उसमें ले लेंगे हम, है ना, वही सब जो हमने बताया व्यवगत का सिद्धांत है। सामाजिक धार्मिक कारण आ जाएंगे, आर्थिक कारण है, सैन्य कारण हो जाएंगे, ठीक है। इसमें फिर तात्कालिक कारण भी हो जाएगा, जो अफवाह फैली हुई थी, हम बता दिया पहले ही। अगर हम 1857 की क्रांति पढ़ रहे हैं तो हमें लॉर्ड कैनिंग को भी भूलना नहीं है। लॉर्ड कैनिंग को भी पढ़ना, जो कि 1856 से लेकर 1862 तक भारत का गवर्नर जनरल ऑफ भारत का पहला वायसराय भी रहा है। तो लॉर्ड कैनिंग कौन था भाई? लॉर्ड कैनिंग के बारे में अगर हम देखें, इनका पूरा नाम है चार्ल्स जॉन कैनिंग। 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान भारत का राजनेता और गवर्नर जनरल था। 1858 में भारत का ये पहला वायसराय बना। इसी के कार्यकाल में ये महत्वपूर्ण घटना हुई, जैसे 1857 का विद्रोह हुआ, भारतीय परिषद अधिनियम लाया गया 1861,
पारित हुआ, जिसने भारत में पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत की थी। याद रखना, पोर्टफोलियो प्रणाली जब शुरुआत हुई वो 1859 में ही तैयार थी, लेकिन लागू की गई 1861 में आकर। ध्यान रखना, व्यापकता के सिद्धांत को इसी ने वापस लिया था। कब? जब उसने 1858 में महारानी के घोषणा पत्र को इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। इसी के समय में भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम भी लाया गया। इसी के समय में भारतीय दंड संहिता भी लाई गई, लॉर्ड कैनिंग के समय में। समझ रहे? तो ये कुछ चीजें थी लॉर्ड कैनिंग के बारे में। अब विद्रोह के केंद्र के रूप में देख लें भैया। अब विद्रोह के केंद्र की अगर हम बात करेंगे तो ये ध्यान रखना कि विद्रोह जो है पटना से लेकर राजस्थान की सीमा तक फैला हुआ था भैया। मुख्य केंद्र के रूप में अगर देखें तो कानपुर है, लखनऊ है, बरेली, झांसी, ग्वालियर, बिहार का आरा जिला खास करके इसमें शामिल था। लखनऊ की बात करेंगे जो कि अवध की राजधानी था, यहाँ पे बेगम हजरत महल रही हैं नेतृत्वकर्ता। कानपुर में हमने बताया दत्तक पुत्र हैं पेशवा बाजीराव द्वितीय के, नाम है नाना साहब। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई रही हैं। ग्वालियर में भी रानी लक्ष्मीबाई ही रही है न, वहाँ पे नाना साहब इनके सेनापति रहे। नहीं, नाना साहब के सेनापति तात्या टोपे इनके साथ रहे, रानी लक्ष्मीबाई के साथ। बिहार में आपको पता है आरा में। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी एक बड़ी लंबी लड़ाई चलती है। हालांकि अच्छी खासी टक्कर दी गई, लेकिन फिर भी बहुत मेहनत के बाद, बहुत कोशिश करने के बाद, और ये नहीं कि बहुत छोटे से क्षेत्र, बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था विद्रोहियों ने, भारतीय सिपाहियों ने। उनका कब्जा हो चुका था, लेकिन कड़ी मशक्क़त के बाद और थोड़ा सा भारतीय राजाओं ने भी सहयोग दिया, जमींदारों ने भी सहयोग दिया अंग्रेज़ों का। उनके सहयोग से, उनकी मदद से फिर से अंग्रेज़ों ने अपनी पुरानी स्थिति पर कब्जा पाया, मतलब पुरानी स्थिति को फिर से उन्होंने बरकरार किया। फिर भी जिससे प्रश्न भी आता है कि विद्रोह का स्थान है, विद्रोह किसने किया, विद्रोह को दबाया किसने? तो ध्यान रखना भाई, अगर हम विद्रोह के स्थान की बात कर लें तो विद्रोह के स्थान में याद रखना ये चीज है इसमें। देखिए, विद्रोह के स्थान में अगर हम बात करें तो विद्रोह का स्थान जैसे दिल्ली है। दिल्ली में कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था, लेकिन दबाने वाला जो था ब्रिटिश अधिकारी, उसका नाम है जॉन निकोलसन। कई बार प्रश्न पूछा गया है। लखनऊ में कौन? लखनऊ में बेगम हजरत महल है। दबाने वाला काम किया हेनरी लॉरेंस ने। कानपुर में नाना साहब रहे हैं। यहाँ पे जो विद्रोह को दबाने का काम किया उसका नाम था कॉलिन कैंपबेल। नील मारा गया था, लखनऊ में ही मारा गया था, ध्यान रखना। झांसी और ग्वालियर में रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे रहे। जनरल ह्यूग रोज था, इसने विद्रोह को दबाया। बरेली में फिर क्या हुआ? बरेली में खान बहादुर खान थे, यहाँ पे कॉलिन कैंपबेल रहा। इलाहाबाद बनारस में मौलवी लियाकत अली रहे और यहाँ पे विद्रोह को दबाया कर्नल ऑन सेल ने। फिर बिहार में कुंवर सिंह रहे हैं नेतृत्वकर्ता, आरा जिले में जगदीशपुर के। विलियम टेलर ने दबाया फिर से। अब हम असफलता के कारण की बात अगर करें तो भाई देखिए, पहली बात तो है कि सीमित क्षेत्र था, पूरे भारत में तो फैला नहीं था ये। ठीक है, विद्रोह तो हुआ, लेकिन देश का बहुत बड़ा हिस्सा इससे अप्रभावित रहा है। नेतृत्व की कमी थी, सीमित संसाधन थे, कोई भविष्य की योजना नहीं थी इनके पास, मध्यवर्ग की भागीदारी भी नहीं थी इनके पास। तो जब इतना सब कुछ नहीं था तो क्या होगा? विद्रोह तो दबेगा ही। अगर लोग एक साथ उठते तो जाहिर सी बात थी कि 1857 में ही
भारत आज़ाद हो भी जाता। ठीक, परिणाम के बारे में चर्चा क्या करेंगे, परिणाम सबको पता होगा। फिर भी कंपनी शासन का अंत हो जाता है, ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष शासन हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना। भारत का कार्यालय देश के शासन प्रशासन को संभालने के लिए बनाया गया था। धार्मिक सहिष्णुता आई, प्रशासनिक परिवर्तन किए गए, गवर्नर जनरल का पद हटा दिया गया, वायसराय बन गया। वायसराय कौन है? वायसराय ब्रिटिश ताज का प्रत्यक्ष प्रतिनिधि है। भारत सचिव का पद भी यहीं पे आएगा। व्यापकता सिद्धांत समाप्त हो गया, विस्तारवादी नीति अंग्रेजों की समाप्त हो चुकी है। सैन्य पुनर्गठन किया गया, भारतीय सिपाहियों का अनुपात इसमें कम किया गया फिर, और खास करके ध्यान रखा गया कि अवध से सिपाहियों की भर्ती कम से कम हो, क्योंकि किसी ज़माने में अवध को बंगाल के सैनिक कंपनी की फैक्ट्री कहा जाता था। अवध को, अवध से सबसे ज़्यादा सैनिक थे, और ये भी याद रखना कि अवध क्षेत्र से सबसे ज़्यादा सैनिक इस विद्रोह में शामिल भी हुए थे। ये भी बात ध्यान रखने की है, बात समझ रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें परिवर्तन हुई, इससे बदले परिणाम के रूप में आए, सामने आते हैं। ठीक है, इसी में कुछ किताबें भी लिखी गई 1857 के ऊपर, और कुछ लोगों ने इस पर टिप्पणी भी की है, तो उसके बारे में भी देख लें थोड़ा सा। देखिए, जितना प्रश्न पूछा जाएगा उतना ही हम इसमें बताएंगे, उससे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं है अभी। तो इस पर जो किताबें लिखी गई, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा किताब लिखी गई, कौन सी किताब है भाई? किताब का नाम है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ध्यान रखना, पूरनचंद जोशी द्वारा क्या लिखा गया? रेबेलियन 1857 ए सिंपोजिस। जॉर्ज ब्रूस मल्लेसन द्वारा क्या लिखा गया? द इंडियन म्यूटिनी ऑफ 1857। क्रिस्टोफर हिबर्ट ने क्या लिखा? ग्रेट म्यूटिनी। इकबाल हुसैन ने रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबेल ऑफ 1857। खान मोहम्मद सादिक खान हैं, इन्होंने एक्सक्वेशन ऑफ ट्रूथ, अनसंग हीरोज ऑफ 1857, वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये कुछ किताबों के नाम है, थोड़ा ध्यान रखना है। इसके अलावा कुछ लोगों ने टिप्पणी भी की है। टिप्पणी कैसी है? टिप्पणी जैसे डिज़रायली ने कुछ कहा था। क्या कहा था डिज़रायली ने? डिज़रायली ने कहा कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। अब आप जब मेंस लिखेंगे तो इस बात का खंडन भी करना होगा, ध्यान रखना, इनकी बातों का खंडन करना पड़ेगा। 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। परीक्षण कीजिए, करिए परीक्षण। ठीक है, लॉरेंस और सीले ने क्या कहा? यह पूरी तरह सिपाही विद्रोह था। तो इनकी भी बात का खंडन हो सकता है, क्योंकि सिपाही पूरी तरह से सिपाही ही नहीं थे इसमें किसान भी थे, मजदूर भी थे, शिल्पकार भी थे, ये लोग भी तो शामिल थे भाई। इसके अलावा टेलर और आउटरम ने क्या कहा? कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का एक षड्यंत्र था। इनकी भी बात का खंडन करना है, समझ रहे हैं ना। टी.आर. होम्स ने कहा बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध था, इस बात का भी खंडन हो सकता है। L.E.R. रीज ने कहा कि यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना है कि कुछ लोगों की मृत्यु होती है जो अंग्रेज सेनापति हैं, उसमें जैसे निकल्सन है, प्रश्न में पूछा गया है इसलिए बता देते हैं थोड़ा सा। निकल्सन है, निकल्सन मारा गया था दिल्ली में, ध्यान रखना, दिल्ली में। हेनरी लॉरेंस कहाँ मारा गया भाई? लॉरेंस मारा गया लखनऊ में। ये प्रश्न पूछे गए हैं, ध्यान रखना। और नील भी मारा गया था, कहाँ पे? अभी हमने बताया था ऊपर ही, लखनऊ में ही मारा गया था।
तो ये बातें थोड़ी सी हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, अब हम इसे बिहार में देख लेंगे कि बिहार में इसका क्या प्रभाव रहा है। तो बिहार में इसका जो प्रभाव रहा है, भाई अछूता तो नहीं रहा बिहार 1857 की क्रांति से, तो इसमें भी कुछ हुए हैं। तो क्या क्या हुआ है इसमें, बिहार में क्या हुआ, बिहार में उसका क्या प्रभाव पड़ा। तो बिहार में ध्यान रखना कि इसकी शुरुआत तो हो रही है मेरठ छावनी से ही, मार्च महीने में ही। फिर भी बिहार में, तत्कालीन बिहार की बात कर रहे हैं, तत्कालीन बिहार में 12 जून 1857 को शुरुआत होती है। कहाँ से, मुख्यालय है किसका, 32वीं नेटिव इन्फेंट्री का एक मुख्यालय है। जगह का नाम है भैया रोहिणी गांव, जिला है देवघर, जो कि इस समय झारखंड में है। शुरुआत यहाँ से होती है। बाद में उस मुख्यालय को वहाँ से हटा के बिहार के भागलपुर में स्थापित किया जाता है। फिर भी फिलहाल, ठीक है, बिहार के भागलपुर में स्थापित किया जाता है। भागलपुर में भी विद्रोह हो रहा, भागलपुर में अगस्त महीना में विद्रोह होता है, ध्यान रखना है। ध्यान रखना है भी कि जो देवघर जिले में विद्रोह की शुरुआत होती है, वहां पे उस समय जो अधिकारी था, मेजर नाम है उसका मैकडोनाल्ड नाम है, नाम याद रखना, मैकडोनाल्ड नाम है। ठीक है, 12 जून को विद्रोह हुआ, इन्हीं सैनिकों ने विद्रोह किया। 3 सैनिकों ने, मेजर मैकडोनाल्ड, ध्यान रखना, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, और इनके सहायक हैं सर्जन डॉक्टर ग्रांट। इन तीनों लोगों पर आक्रमण किया गया, नाम याद रखना है। इस विद्रोह में क्या हुआ कि नॉर्मन लेस्ली और सर्जन डॉक्टर ग्रांट, ये दोनों लोग मारे भी गए। फिर क्या होगा, इन तीनों विद्रोही सैनिकों को तुरंत फांसी भी दी गई। भाई मुख्यालय तुरंत हटा दिया गया। रोहिणी से कहाँ लेकर गए ये लोग, रोहिणी से लेकर चले गए कहाँ, भागलपुर में लाए। भागलपुर में विद्रोह होता है। फिर विद्रोही भागलपुर में रुकते नहीं हैं, विद्रोही भागलपुर से निकलते हैं, नवादा होते हुए वो गया पहुंचते हैं, और गया में पहुंचकर वो जेल से 400 कैदियों को रिहा भी कर देते हैं। यहीं पे संतुष्ट नहीं है, वो टिकारी पहुंचे। टिकारी से वो रुपए भी लूटे। उसके बाद वो सितंबर अक्टूबर का महीना है, 1857 का साल है, सासाराम रोहतास के पास कुंवर सिंह के एक भाई हैं, नाम है उनका अमर सिंह, उनसे मिल लेते हैं लोग। बिहार की बात बता रहे हैं, ठीक है। पटना में भी इसकी शुरुआत होती है। पटना भी अछूता नहीं है। 3 जुलाई 1857 का समय है। वहाँ पे एक पुस्तक विक्रेता हैं, नाम है पीर अली। उनके नेतृत्व में आरंभ हुआ विद्रोह। विद्रोह को दबाना चाहा किसने, लॉयल ने। अफीम व्यापार का एजेंट है वो, लॉयल नाम ही था उसका, लेकिन वो अपने सैनिकों के साथ मारा गया। पटना का कमिश्नर था विलियम टेलर। विलियम टेलर ने विद्रोह के दमन के कठोर उपाय किए, और 4 जुलाई को पूरे पटना नगर की तलाशी हुई, और सरकार के स्थानीय अधिकारियों ने क्या किया, बहुत सी दमनात्मक कार्यवाही की। पूजा नहीं करते थे, जिसको पाते थे, है ना। उसके अलावा पीर अली को फिलहाल गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। लेकिन इससे पहले, गिरफ्तार करने से पहले 9 जून का समय है, टेलर ने पटना के 3 प्रतिष्ठित मुसलमान हैं, नाम क्या है उनका, नाम है भैया मोहम्मद हुसैन, अहमदुल्ला, वायजुल हक। इन तीनों को, ये तीनों लोग पटना से ही हैं, इन तीनों लोगों को बंदी बना लिया जाता है। किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। और उन पर वहाबियों से, वहाबी पटना केंद्र रहा ना, वहाबियों का केंद्र क्या रहा, पटना, वहाबियों से सहयोग का आरोप लगाया गया।
ठीक है। गया में क्या कहिए कि गया के एक प्रभावशाली व्यक्ति हैं, अली करीम नाम है। इनको गिरफ्तार करने का टेलर ने प्रयास भी किया लेकिन असफल रहा। वो करीम पटना से गोरखपुर निकल लिए। तो वहाँ गोरखपुर पहुँचे तो बैठ के क्या वहाँ पे खाना खाएंगे, बाटी चोखा थोड़ी खाएंगे। वहाँ पहुँचेंगे तो भैया विद्रोहियों से वो मिल लिए, विद्रोही से मिलके वो विद्रोह करने लगे। 25 जुलाई 1857 का समय है। मुजफ्फरपुर जिला, यहाँ पे मुजफ्फरपुर में 25 जुलाई 1857 को मुजफ्फरपुर में कुछ सैनिकों ने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर दी। 25 जुलाई को ही फिर से दानापुर छावनी में कुछ होता है। क्या होता है, 3 रेजिमेंटों के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया और अगले ही दिन वो शाहाबाद जिला में प्रवेश कर गए। शाहाबाद जिला बिहार में है। उसके बाद जगदीशपुर के जो नेता रहे कुंवर सिंह, उनके नेतृत्व में उन लोगों ने विप्लव शुरू किया। 30 जुलाई का समय आता है। 30 जुलाई में क्या होगा, कंपनी ने सारण, चंपारण, पटना, मुजफ्फरपुर और शाहाबाद यहां सब मार्शल लॉ लागू कर दिया गया। ध्यान रखिएगा, मार्शल लॉ लागू कर दिया जाता है। अब क्या होगा, 27 जुलाई मार्शल लॉ लागू हो रहा, लेकिन 27 जुलाई को जो दानापुर से विद्रोही सैनिक जो थे दानापुर से आए हुए, उन लोगों ने क्या किया, कुंवर सिंह के नेतृत्व में सैनिक टुकड़ी को आरा में घेर लिया। ठीक है, तो यहाँ का एक मजिस्ट्रेट है आरा जिले का मजिस्ट्रेट, उसका नाम क्या है, उसका नाम है भैया H.C. ब्रेक। तो उसने ब्रेक भी ले लिया वहां पे, है ना। तो ब्रेक लिया, एक कहीं जाके छुपा हुआ अपना, है ना। फिर डनबर है, कैप्टन डनबर, जो कि दानापुर में, दानापुर के सैनिकों से जो घिरे हुए थे अंग्रेजों के सैनिक, उनको बचाने के लिए पहुंचता है। 29 जुलाई को कैप्टन डनबर सहित अंग्रेज अधिकारी सब मार भी दिए जाते हैं। कुछ समय के लिए आरा जो है कुंवर सिंह के कब्जे में आ भी जाता है। ठीक है, अब वो कुंवर सिंह चुपचाप बैठने वालों में से नहीं थे, साहसी व्यक्तित्व था उनका, महत्वाकांक्षी भी थे। तो उन्होंने अंग्रेजी प्रशासन व्यवस्था को उन्होंने तुरंत ही स्थापित कर दी। और एक बात ध्यान रखना, उन्होंने आरा का एक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया, नाम था शेख गुलाम याहिया। शेख गुलाम याहिया को उन्होंने आरा का मजिस्ट्रेट नियुक्त कर दिया। हालांकि आरा पर कुछ ही समय के लिए नियंत्रण रहा जगदीश सिंह कुंवर सिंह का। फिर भी बंगाल आर्टिलरी का एक मेजर है, नाम है विंसेंट आयर, वो इलाहाबाद जा रहा था। ये इलाहाबाद जाते हुए ये क्या किया, आरा पहुंचा। बंगाल से वो इलाहाबाद जा रहा था, आरा पहुंचता है। उसने बीबीगंज है बिहार में, बीबीगंज में 2-3 अगस्त को कुंवर सिंह की सेना के साथ भीषण युद्ध लड़ता है वो। अंत में आरा पहुंचकर अंग्रेजों को उसने मुक्त भी करवा लिया। 12 अगस्त को आयर ने जगदीशपुर में भी विद्रोह को दबाकर कब्जा कर लिया। किसने, नाम याद रखना भैया, आयर नाम है, विंसेंट आयर नाम है उसका। आरा पर कब्जा हुआ किसका, विंसेंट आयर का। कब, 12 अगस्त को। अंग्रेजों का जब नियंत्रण हो जाता है जगदीशपुर पर, आरा पर, तो वीर कुंवर सिंह रीमा बांदा होते हुए वो कालपी पहुंच जाते हैं। रानी बड़ी कालपी आई, कर सो मील निरंतर पार, आपने सुना होगा। तो कालपी पहुंच गए। करीब 60-65 साल बुजुर्ग व्यक्ति हैं वो कुंवर सिंह। इतना साहस है कि वो आरा से कालपी पहुंचे हैं। फिर वो लखनऊ भी आए, अवध के नवाब उनको सम्मानित भी किए। कुंवर सिंह ने नाना साहब के साथ दिसंबर 1857 में कानपुर में अंग्रेजों के साथ संघर्ष में भाग लिया।
कानपुर में भी भाग लिए वो। मार्च 1858 में उन्होंने आजमगढ़ में अंग्रेजों को पराजित किया। आजमगढ़, कितना साहस उनमें। आजमगढ़ में पराजित किया। उसके बाद गवर्नर जनरल था लॉर्ड कैनिंग ने कुंवर सिंह के विरुद्ध कड़ी सैन्य कार्यवाही का आदेश दे दिया। लॉर्ड कैनिंग जो कि करता धरता अभी यही है, भारत की कमान इसी के हाथ में है, गवर्नर जनरल है भाई। बलिया के पास में हालांकि अंग्रेजों के साथ युद्ध होता है, लेकिन ध्यान रखिए उसमें विजयी होते हैं कुंवर सिंह। 23 अप्रैल को वो गंगा नदी पार करके जगदीशपुर लौटने के क्रम में ही कैप्टन लेग्रांड के नेतृत्व में यह अंग्रेजी सेना को फिर से उन्होंने पराजित कर दिया, पराजित किए। लेकिन इसी युद्ध में कुंवर सिंह बहुत बुरी तरह घायल भी हो चुके थे। हालांकि इसी के 3 दिन बाद ही इनकी मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, इनकी मृत्यु हो जाती है तो इसका मतलब ये नहीं कि विद्रोह समाप्त हो रहा है। विद्रोह अभी चलेगा। क्यों? क्योंकि उनके भाई अभी जिंदा हैं। उनके भाई भी साहसी व्यक्ति हैं, क्योंकि कुंवर सिंह के भाई हैं ना भाई। तो उनके भाई हैं अमर सिंह और हरकिशन सिंह। ये दोनों भाई डटे रहे। कैमूर की पहाड़ियों में कई लंबा समय तक छापामार युद्ध लड़े। हाँ, वो समय थोड़ा गड़बड़ हुआ कि वो नेपाल जा रहे थे, गए और ठीक है नेपाल जा रहे थे। एक चीज़ ध्यान रखना है कि जब ये छापामार युद्ध लड़ रहे थे कैमूर की पहाड़ियों वाले एरिया में, तब इन्होंने गया और सासाराम वाले क्षेत्र के बीच में संचार व्यवस्था को समाप्त कर दिया था। तो ये नेपाल जा रहे थे। कब? दिसंबर 1859 की बात है। क्यों नेपाल जा रहे थे? तो वहाँ का जो महाराजा का सैनिक लोग था, वो लोग उनको गिरफ्तार करके क्या किया? अंग्रेजों को सौंप दिया, भैया ले जाओ। अंग्रेजों क्या करेंगे? अंग्रेज क्या करेंगे? पूजा पाठ थोड़ी करेंगे उनको लाए गोरखपुर जेल में बंद कर दिए अमर सिंह को। वहीं पर उनको पेचिस बीमारी हो जाती है और पेचिस के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। कब? समय क्या है? समय है भैया 5 फरवरी 1860। नाम याद रखना, डेट याद रखना, कब ये मरे थे। तारीख भी याद रखनी है, साल भी याद रखना, महीना भी याद रखना है, जगह भी याद रखनी है। गोरखपुर जेल है ये। हालांकि याद रखना है कि मृत्यु से पहले ये जो छापामार युद्ध लड़े, और उसके अलावा 1858 में जुलाई के महीने में शाहाबाद पर इनका पूरा अधिकार भी बना रहा। ठीक है, तो ये कुछ बिहार में भी इसकी प्रक्रिया देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें थी 1857 के बारे में। उसका बहुत सारा विरोध भी होता है विदेश, वहाँ पे ब्रिटेन में भी होता है। संसद में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स जो संसद है, उसमें भी सांसदों द्वारा आवाज़ उठाई जाने लगती है इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। अच्छा, इंग्लैंड वासियों का मानना भी था अंग्रेजों की हत्या भारत में कंपनी सरकार की नीतियों की वजह से ही हो रही है। वो लोग भी मानते थे, अंधे थोड़ी थे, वो भी देख रहे थे। ठीक है। इसके अलावा एक चार्टिस्ट आंदोलन के अग्रणी नेता रहे, नाम है अर्नेस्ट जोन्स। इन्होंने एक पेपर निकाला, नाम था द पीपुल्स पेपर। इन्होंने कविता एक भारत में विद्रोह या नई दुनिया का उदय प्रकाशित कर दिया। इन्होंने इसके माध्यम से ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी नीतियों का इन्होंने पूरी तरह से विरोध किया था। तो ये सारी चीज़ें रही हैं इसमें। फिलहाल यही है पूरा 1857 का घटनाक्रम। इसमें से अगर आप पूरी तरह देख लेंगे इस वीडियो को, तो उम्मीद ये करते हैं कि कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो आपसे छूट जाए। सारे के सारे प्रश्न कवर हो जाएंगे और अच्छे से आप एक एक प्रश्न अच्छे से कर जाएंगे, जितने भी प्रश्न आए। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को अच्छी लगेगी। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो भाई लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। PDF इसके हम दे देंगे। ठीक है,
जिस दिन वीडियो के साथ PDF हो प्रोवाइड कर देंगे, शाम तक मिल जाएगी PDF भी। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम समाप्त करेंगे, अगली वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।